हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी डिमांड कर रहे थे कि MPSC 13 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए क्योंकि आपका MPSC 13 का एग्ज़ाम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है। जो आपका पेपर का नाम है वो क्या नाम है कि ऑस्ट्रेलिया की या फॉरेन पॉलिसी के बारे में इस पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पहले ये जान लो कि ऑस्ट्रेलिया है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये वाला पेपर देने जा रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री। ऑस्ट्रेलिया एक देश है और एक कॉन्टिनेंट भी है, यानी कि देश के साथ साथ ये महाद्वीप भी है, लोकेटेड इन द सदर्न हेमीस्फेयर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ है इसको हम दो हेमीस्फेयर में बांटते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर एंड सदर्न हेमीस्फेयर। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो अर्थ के सदर्न हेमीस्फेयर में लोकेटेड है। ये द आइलैंड ऑफ तस्मानिया एंड न्यूमरस स्मॉलर आइलैंड्स मिलकर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करते हैं एंड इट इज़ द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय टोटल एरिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ। ऑस्ट्रेलिया को उसकी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। कैंगरूज एंड कोआलाज, इट्स वास्ट आउटबैक लैंडस्केप एंड इट्स वाइब्रेंट सिटीज़ लाइक सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। तो यहाँ पे बस मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन सेवरल की इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। Here are the some main steps. The first step is national environmental laws. The Australian government has implemented various laws. Okay, जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, it has implemented various laws to protect the environment. What are the various laws? Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. This act provides a framework for protecting threatened species, ecosystem and national heritage places. ये जो एक्ट है इसका क्या काम था, उन स्पीशीज़ को बचाना जो कि थ्रेटेंड हैं। ठीक है, इकोसिस्टम को बचाना, नेशनल हेरिटेज प्लेसेस को बचाना। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ कमिटेड टू रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। ऑस्ट्रेलिया है जो उसका कमिटमेंट है कि वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करेगा एंड ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। और अभी जिस टाइप के एनर्जी सोर्सेज का वो यूज़ कर रहा है उन सोर्सेज को छोड़कर कैसे सोर्सेज का यूज़ करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करेगा। पॉलिसीज इंक्लूड सेटिंग इमिशंस, रिड्यूसिंग टारगेट्स एंड सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया जो कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हों। उसके बाद उसके जो एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन है उसमें आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आएगा टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके और रीस्टोर कर सके। ठीक है, जैसे कि प्रोटेक्ट करेगा उनके हैबिटेट्स को, मैनेज करेगा इन्वेजिव स्पीशीज़ को और सपोर्ट करेगा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को। सो स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपका कोई भी जो प्राणी है वो रहता है वो उसका हैबिटेट होता है। जैसे कि मछली का हैबिटेट पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, तो वो क्या करेगा, हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेगा। इन्वेजिव स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो इन्वेजिव हैं, जो मान लो कोई पॉन्ड में छोटी छोटी मछलियाँ रह रही हैं, कोई ऐसी बाहर से बड़ी मछली आ गई जो उन सबको खा गई, तो वो इन्वेजिव मछली कहलाएगी। तो इन्वेजिव जो स्पीशीज़ है उनको मैनेज करना और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना, ये आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले चुकी है या ले रही है। सबसे पहले हमने बात की थी उनके नेशनल एनवायरनमेंट लॉ की, फिर हमने बात की कि क्लाइमेट एक्शन पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं, और फिर हमने बात की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे मैरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, यानी कि जो समुद्र के अंदर आपका एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या करता है। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश मैरीन पार्क्स एंड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट मैरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम।
Initiatives has also focused on sustainable fishing practice and reducing marine pollution. Water resource management. Policies and programs are designed to ensure sustainable water use. ऐसे पॉलिसीज़ और ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए हैं जिसके द्वारा सस्टेनेबल वाटर का यूज़ किया जा सके, वाटर की क्वालिटी को अच्छा बनाया जा सके और जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको रीस्टोर किया जा सके. द मुरे डार्लिंग बेसिन प्लान इज़ अ की इनिशिएटिव इन दिस एरिया. तो यहाँ पे आप किसका जिक्र करोगे? मुरे डार्लिंग बेसिन प्लान का. सो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कुछ लैंड केयर प्रोग्राम्स को भी लेकर आता है जिससे कि जो आपकी सॉइल है उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके, रीस्टोर हो सके नेटिव वेजिटेशन, जो वहाँ की नेटिव वेजिटेशन है, जो मान लो जो पेड़ पौधे वहाँ के नेटिव हैं वो उगाए जा सकें. उसके बाद वो बात करता है वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग की. सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलियाज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस थ्रू लेजिस्लेशन, कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट. तो यहाँ पे ये सारे के सारे अलग अलग स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं. आप इन स्टेप्स को एक बार अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो ताकि फिर एग्ज़ाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना, तो ही आप बेटर अच्छा आंसर लिख के आ पाओगे. उसके बाद मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया इमाइग्रेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है. तो अब हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी इमाइग्रेशन पॉलिसी कैसी है. सो इमाइग्रेशन पॉलिसी जो है उसकी वो ऐसे डिज़ाइन की गई है टू मैनेज द अराइवल ऑफ पीपल इनटू द कंट्री फॉर वेरियस पर्पसेस. ये मैनेज करने के लिए कि जो लोग हैं वो कंट्री में आते हैं फॉर वेरियस वर्क सच एज वर्क के लिए आते हैं, स्टडी के लिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन या ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए आते हैं. तो इसकी पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि स्किल्ड माइग्रेशन. ऑस्ट्रेलिया जो है वो उन लोगों को वेलकम करता है जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, हु कैन कंट्रीब्यूट टू द इकॉनमी, जो उसकी इकॉनमी को ऊपर उठाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. उसके लिए उसने चलाया हुआ है द जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम का यूज़ करता है, इवेल्युएट करता है एप्लीकेंट्स को, उनके एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी उनकी प्रोफिशिएंसी है उसके बेसिस पे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्किल्ड लोगों का वेलकम करता है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली माइग्रेशन की, यानी कि दिस स्ट्रीम अलाउ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट टू स्पॉन्सर देयर फैमिली मेम्बर्स टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न बन चुके हैं या ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद कुछ ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं. जो ऑस्ट्रेलिया है उसका कमिटमेंट है टू हेल्पिंग रिफ्यूजीज़. जो रिफ्यूजीज़ हैं वो उसकी हेल्प करेगा और जिन लोगों को नीड है ह्यूमैनिटेरियन की उनकी मदद करेगा. द प्रोग्राम इंक्लूड्स रीसेटलिंग रिफ्यूजीज़ वगैरह को रहने की जगह देगा. ठीक है. टेम्प्रेरी वीज़ा की बात करते हैं तो कई सारे टेम्प्रेरी वीज़ा भी वो देता है टूरिस्ट वगैरह को. दीज वीज़ाज अलाउ पीपल टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड, जिससे कि जो लोग हैं कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ऑस्ट्रेलिया में आकर रह सकते हैं. उसकी इमाइग्रेशन पॉलिसी के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी भी है. परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया इनडेफिनेटली. दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस पाथवेज, कि ऑस्ट्रेलिया में अनियमित समय के लिए वो आकर रह सकते हैं. और ये कैसे अचीव करेंगे? वो स्किल्ड माइग्रेशन के द्वारा, फैमिली स्पॉन्सरशिप या ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स के द्वारा वो परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में बस सकते हैं. उसके बाद सिटीजनशिप की बात करें तो अगर कुछ सर्टेन उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच ग्रांट्स एडिशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो वहाँ पे फिर क्या होते हैं, और भी राइट्स लोगों को मिल जाते हैं और कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं अगर आप वहाँ के नागरिक बन जाते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका इंडियन ओशन में क्या इंटरेस्ट है. इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडियन ओशन के लिए वो मैनेज करता है. सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन रीजन. सो हेयर आर सम ऑफ द इंटरेस्ट की एस्पेक्ट्स. स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी की. एंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम रूट्स, वो रूट्स जो पानी के जो उसके रास्ते हैं
वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड और एनर्जी सप्लाईज के लिए। द इंडियन ओशन इज़ अ मेजर रूट फॉर ग्लोबल शिपिंग इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है कोलैबोरेट करता है विद इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है कोलैबोरेट करता है इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के साथ, पर्टिकुलरली इंडिया के साथ, टू एनहांस रीजनल सिक्योरिटी थ्रू जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज। वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और डिफेंस डायलॉग्स भी उनके बीच में होते रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे काउंटर टेररिज्म की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इन्वॉल्व रहता है उन कामों में जो टेररिज्म को कॉम्बैट करने के या पायरेसी को ख़त्म करने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें तो जो ट्रेड के हिसाब से जो इंडियन ओशन है वो ऑस्ट्रेलिया का गेटवे है। ठीक है, इंडियन ओशन इज़ द गेटवे फॉर ट्रेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो की ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? इंडिया आर एसेसिबल वाया इंडियन ओशन। तो ट्रेड के लिए जो इंडियन ओशन है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज की जो इंडियन ओशन है उसके अंदर कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। तो ऑस्ट्रेलिया का उसमें इंटरेस्ट है कि वो एक्सप्लोर करेगा, फिर उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेगा। फिशिंग एंड मैरीन रिसोर्सेज की बात करें तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट फिशरीज, मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन द इंडियन ओशन इज़ वाइटल फॉर ऑस्ट्रेलिया फिशिंग इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट क्या है उसके इंडियन ओशन में? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की आप इसके अंदर बात करोगे कि ऑस्ट्रेलिया इज़ कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन पे क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न है, इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल। सी का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते रहते हैं जैसे कि सुनामी आ जाना, भवंडर आ जाना, और मैरीन इकोसिस्टम की हेल्थ भी ख़राब होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है प्रोवाइड करता है डिज़ास्टर रिलीफ। इंडियन ओशन की जो कंट्रीज़ हैं उनको डिज़ास्टर रिलीफ, अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो वहाँ पे वो उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है साइक्लोन्स और सुनामी के टाइम पे। डिप्लोमेटिक एंड रीजनल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में बताना है, क्योंकि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑस्ट्रेलिया इज़ एन एक्टिव मेंबर ऑफ IORA। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक एक्टिव मेंबर है, promoting economic cooperation, trade facilitation and regional integration among Indian Ocean countries। उसके बाद हम बात करेंगे बायलेटरल रिलेशन की। strengthening bilateral relations with key Indian Ocean countries such as India, Indonesia, इन सब के साथ जो है ये अपने बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत करता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर कोलैबोरेशन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फ्यूचर में कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, किन किन एरियाज़ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो जो आपका पहला एरिया है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का एरिया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव FTA। ठीक है, FTA की पॉसिबिलिटी को क्या कर रहा है? एक्सप्लोर कर रहा है। To boost bilateral trade, such an agreement would aim to reduce tariffs and non-tariff barriers, facilitating smoother trade flow in sectors like agriculture, manufacturing and services। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं, ठीक है, वो किस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं? वो ध्यान दे रहे हैं कि आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें। ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है, क्योंकि उससे टैरिफ रिड्यूस हो जाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हट जाते हैं और जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूदर ट्रेड फैसिलिटीज़। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की अगर हम बात करें तो जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो आर कीन टू एनकरेजिंग बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स। India offer opportunities in infrastructure development,
renewable energy and digital economy sectors, while Australia seek investment in mining, healthcare and technology. तो इंडिया किन किन चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ देखता है और ऑस्ट्रेलिया किन किन सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ देखता है, उनके बारे में हमने जान लिया है। अब हम देखेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि क्या डिफेंस और सिक्योरिटी में भी आपका जो इंडिया है और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी की। जैसा कि हमने पहले बात की कि जो इंडियन ओशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए। सो गिवन देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर एनहांसिंग कॉपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी में अपना कॉपरेशन बढ़ा रही हैं। कैसे बढ़ा रही हैं? बाय डूइंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज, information sharing and capacity building initiatives to ensure safe and secure sea lanes. उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी में तो देयर इज़ ग्रोइंग कोलैबोरेशन, उनके बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, technology transfers and co-production of defense equipments which can bolster defense capabilities and interoperability. अब हम बात करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट में भी क्या वो दोनों कोलैबोरेट करना चाहते हैं। सो बोथ कंट्रीज आर कमिटेड टू ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। दोनों की दोनों जो कंट्रीज हैं वो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जैसे कि विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह वो चलाना चाहती हैं ताकि ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स की तरफ वो कंट्रीब्यूट कर सकें। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कॉम्बैटिंग मैरीन पॉल्यूशन which are crucial for sustainable development. So students, ये कुछ questions थे, लास्ट के 2 पॉइंट्स रह गए हैं। सो एजुकेशन एंड रिसर्च में वो क्या कर सकते हैं? कोलैबोरेट कर सकते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। दिस इन्वॉल्व्स फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट एक्सचेंजेस। आपको पता है ना कि बच्चे यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन एंड रिसर्च की हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फोकस करती हैं इनोवेटिव इकोसिस्टम पे, ठीक है। इनिशिएटिव्स कैसे? इनिशिएटिव सच एज जॉइंट रिसर्च ग्रांट, इनोवेशन हब्स एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स aim to harness the strength of India and Australian research and entrepreneurs in area like biotechnology, artificial intelligence and space technology. इन सारे एरियाज़ में भी वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिन्होंने हाईलाइट किया कि कहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को शेयर करके अपने बायलैटरल इंटरेस्ट को और कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।